वेलकम बैक। और आज हम एक ऐसा मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक समाजी मसला नहीं बल्कि हमारे दिलों से बहुत कनेक्टेड है। ये मसला हम बात करेंगे उन हस्तियों की जिनके साए में हमने जिंदगी के इब्तिदाई कदम रखे, जिनकी दुआओं और कुर्बानियों से आज हम खड़े हैं। वो हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी और दीगर रिश्तेदार जो अपनी उम्र की सुनहरी बहारें देख चुके हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर कोई अपनी मसरूफियत में गुम है, वहां एक सवाल खामोशी से हमें झंझोड़ रहा है, क्या हम अपने उम्र रसीदा वालिदैन और बुजुर्गों का वो ख्याल रख रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और न सिर्फ एक माशरती और इखलाकी फरीज़ा है बल्कि अगर बात की जाए तो एक रूहानी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने उन बुज़ुर्गों का साथ दें, उनकी बात सुने, उनके जज्बात को समझें और उनका सहारा बने। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि वी आर गोना टॉक अबाउट ओल्ड सिटीजन्स, जो हमारे पास बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं, क्या उनके जो हक हैं, उनका जो हक है वो हम अदा करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। हमारे साथ बड़ी ही वेल ग्रूम्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड खातून मौजूद हैं और तज्जियाकार भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं और हमेशा हर रिश्ते के ऊपर अगर बात की जाए तो वो आवाज़ उठाना जानती है। उनकी आवाज़ के अंदर एक वजन भी है कि इदारों तक बात जाती है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारी बड़ी अच्छी पैनलिस्ट हैं फरजाना बारी साहिबा। फरजाना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा, कैसे खैर आफियत हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सुबह सुबह इतनी मुस्कुराहट है चेहरे पे, क्या ये मौसम जो अच्छा है और खासतौर पे मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं, ये इसका नतीजा तो नहीं है कहीं? नहीं, वैसे तो इस मुल्क में मुस्कुराने के लिए आई थिंक बड़े जो हालात है उसमें मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो गया, टैक्स देना पड़ेगा पर मुस्कुराते रहना चाहिए। अच्छा फरजाना साहब, हम बात कर रहे हैं आज बुजुर्ग हजरात के हवाले से, उम्र रसीदा लोगों के हवाले से। जरा मैं एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहूंगा। ये जो हमारा माशरा है, आप इसको बहुत अच्छे से समझती हैं डायनेमिक्स को, हम अपने बुजुर्गों का वो एहतराम और ख्याल रखते हैं जो उनका हक है? देखिए, वैसे तो हमारे माशरे में मतलब ट्रेडिशनली तो हमारे रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं। अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर फैमिली सिस्टम जो है वो काफी सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन फिर भी जो हम देख रहे हैं कि देही इलाकों से शहरी इलाकों में हिजरत हुई है, न्यूक्लियर फैमिलीज का रवाज हो गया है और मियाँ बीवी और बच्चे उनको इतनी आदत पड़ जाती है कि फिर अगर माँ बाप को मतलब जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनको साथ रखना पड़े तो फिर वो उनका एक लोगों के जो मजाज है वो बदल चुके हैं। दूसरा ये है कि जाहिर है कि जो माली मुश्किलात है, जो पॉवर्टी है, उसकी वजह से भी आई थिंक लोग अब इस तरह से अपने बुजुर्गों का या माँ बाप का इतना ख्याल नहीं रख पाते। बाकी ये कि ये मैं ये नहीं कहूँगी कि तमाम लोग जो है वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब ओल्ड होम्स में जो है वो माँ बाप जो है बूढ़े लोग जो है वो रह रहे हैं। गो के पाकिस्तान में इस ये जो एक ट्रेंड बन रहा है उसके बारे में किसी किस्म की प्रिपरेशन नहीं है। आप देखें कि जो ओल्ड पीपल्स होम्स हैं वो जैसे ईदी जैसे अदारों में हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से ज़ाहिर लोग जो हैं वो उस तरीके से नहीं रह सकते। तो ना ही ओल्ड पीपल अपने लिए ये सोचते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनके बच्चे उनको लुक आफ्टर नहीं करेंगे। हमारे यहाँ भी ये थिंकिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से जब बच्चे उनको छोड़ देते हैं तो माँ बाप के लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो कहाँ जाए और कैसे गुजारा करे। हम ये देख रहे हैं कि ये जो एथिक्स है वो कम तो हो रही है हमारी। जी अभी जो अभी उनका नाम अगर आपको याद हो, आयशा नाम है उन एक्ट्रेस का, उन्होंने अपने बच्चों में जायदाद तकसीम कर दी और आखिरी उम्र में उनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया। हर कोई बाहर जाके सेटल हो गया और वो एक हफ्ते तक उनकी लाश में से जब बदबू आने लगी, मोहल्ले वाले आए तो पता चला कि शी इज डेड नाउ। तो ये अगर हम अपने फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं, तो बच्चों की जाहिर है ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने वालिदैन को आखिरी उम्र तक उनका साथ दें। नहीं, देखिए वो तो बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि माँ बाप बच्चों को पालते हैं और फिर जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको लुक आफ्टर करे। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि देखें
हमें भी अब जो है ये, अगर जैसे जो लोग हैं जो खुशहाल हैं, उनको भी ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि मिसाल के तौर पे अगर उनके बच्चे बाहर थे तो अगर वो खुद शायद नहीं जाना चाहती थी, अब हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि बच्चे उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। अब मिसाल के तौर पे हम भी बूढ़े हो रहे हैं, अगर मेरे बच्चे जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएं और मुझे कहें कि आज मेरे साथ आके रहे, तो मैं तो नहीं जाने वाली, मुझे तो ओल्ड एज में पाकिस्तान में ही रहना। तो मसला ये कि यहाँ पे स्पोर्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है, हमें फैमिली के बाहर भी स्पोर्ट स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत है। जैसे आप देखें कि इंडिया में ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं और बाकी भी साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर कि जो बूढ़े लोग हैं वो अपनी कम्युनिटीज बनाते हैं और वो एक ही जगह के ऊपर, जैसे एक ब्लॉक है वहां पे वो अपने अपार्टमेंट्स वगैरह लेकर और वो उसके अंदर लोग रहते हैं। अच्छा, तो एक तरह से हमें मेंटली इस चीज पे भी प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर जो माँ बाप हैं उनको सारी बच्चों के साथ हम लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए भी अपने हाथ में कुछ ना कुछ वो रखना चाहिए कि कल को अगर बच्चे आपको लुक आफ्टर ना करें तो आप खुद अपने आप को संभाल सकें। तो मुझे लगता है ये सोच भी जो है उसको अब बनाने की जरूरत है कि सोसाइटी बदल रही है, एथिक्स बदल रहे हैं, लोगों के रवैये चेंज हो रहे हैं। इंक्रीजिंग पॉवर्टी की वजह से हम ये देखते हैं देही इलाकों में भी कि बूढ़े माँ बाप पड़े रहते हैं, उनको उस तरह से लुक आफ्टर नहीं किया जाता। अगर वो बीमार है, आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप उनको जो है उनकी सेहत का ख्याल रख सके, उनको डॉक्टर्स के पास ले जा सके। तो ये आप देखेंगे ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ शहरों में नजर नहीं आ रहा, बल्कि देही इलाकों में भी हम ये देख रहे हैं कि माँ बाप की सेहत का ख्याल रखना, उनको लुक आफ्टर करना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लोगों को अपनी 2-3 वक्त की रोटी जो है उसके लाले पड़े होते हैं। तो फिर वो बूढ़े माँ बाप जो है ज़ाहिर उनको साथ हेल्थ के इश्यूज और दूसरे इश्यूज भी होते हैं, तो उनको नहीं लुक आफ्टर कर पाते। तो ये इसको मैं समझती हूँ कि हमें एक तरह से नेशनल लेवल एक सवाल है, ओल्ड होम्स की अगर बात करें तो ओल्ड होम्स का जो बढ़ता हुआ रुझान है अब हम देख रहे हैं, ये हमारी खानदानी अक़दार की कोई कमजोरी है या हमारी मजबूरी बन गए? देखिए दोनों चीजें हो रही हैं, कहीं तो ये मजबूरी है और कहीं पे जाहिर है कि वही जिस तरह मैं कह रही हूँ कि रिश्ते जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं गुर्बत की वजह से। और हम ये भी देखते हैं कि जो ये माइग्रेशन होती है, ज़ाहिर खानदान टूटते हैं, चाहे वो नौकरी की तलाश में लोग देही इलाकों से शहरों में आते हैं, तो जो खानदान होते हैं वो कमजोर होते हैं। देखिए ये जो खून के रिश्ते भी होते हैं इनके अंदर भी मजबूती उस वक्त आती है जब आप लोग मिलते जुलते रहते हैं, आप डेली बेसिस के ऊपर एक दूसरे को के लिए सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन जब आप बहुत दूर हो जाते हैं तो फिर रिश्ते जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिश्तों में दूरी है और ये के साथ ना रह सके, ये जो जनरेशन हमारे यहाँ ये होता था कि 2-3 जनरेशन जो थी वो एक ही घर में रह रही होती थी, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा बनती जा रही हैं जिसमें मियाँ बीवी और उनके बच्चे होते हैं, और बहुत कम होता है कि जो है वो माँ बाप या तीसरी जनरेशन दादा पर दादा साथ रह रहे हों। अच्छा, तो एक तो ये कि ऑब्वियसली वक्त बदल रहा है। जी अच्छा, आपने जैसा कि जिक्र किया कि जब वालिदैन बूढ़े होने लगते हैं तो जाहिर है उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, तो बहुत से इदारे ऐसे होते हैं जो हमें बेसिक तनख्वाह तो देते हैं लेकिन हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं देते। अगर वो हमें मेडिकल फैसिलिटी दें स्पाउस की, पेरेंट्स की, तो हम बहुत अच्छी तरह से अपने वालिदैन को टेक केयर कर सकते हैं, मंथली उनका चेकअप करवा सकते हैं। फिलहाल तो फिर हम अपनी सैलरी में उनको सिर्फ जो बेसिक उनकी दवाइयाँ हैं वो ही पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इदारों की तरफ से भी मेडिकल फैसिलिटी मिले तो हम उनकी बेटर टेक केयर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए वैसे तो ये जो अवाम की सेहत है ये तो रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए, मतलब सेहत की सहूलतें, क्वालिटी केयर और उसके साथ साथ मुफ्त सेहत, ये तो मैं समझती हूँ कि हर शहरी का हक है, उसको मिलना चाहिए। जैसे अभी एजुकेशन को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया 25A पास करके, अब ये है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इस तरह, बट ये जरूरत है कि हम सेहत को भी एक पहले तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट
तसव्वुर करें, तस्लीम करें। और फिर ये अगली बात आ जाती है कि अगर हमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल भी जाता है तो क्या उसके ऊपर अमल दरामद होगा, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन के मामले में भी अभी भी हमारे 25 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। लेकिन जरूरत इस अमल की है कि हेल्थ की जिम्मेदारी जो है वो रियासत ले, और हमें फ्री हेल्थ, क्वालिटी केयर एंड फ्री हेल्थ केयर जो है वो सबको मिलनी चाहिए। रियासत की आप बात कर रही है, रियासत तो हम पे टैक्स नाफिज कर रही है, और इस तरह से हमारे जी रियासत की आपने जो बात की, रियासत तो टैक्स इतना इम्पोज कर दिया है अवाम पर, उनकी सैलरी क्लास पर इतना टैक्स इम्पोज कर दिया है, बजाय इसके कि वो हमें फैसिलिटेट करें, वो तो टैक्स के जरिए से जो कुछ हमारे पास है वो भी लेने के लिए बैठे हैं। वो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए वही बात है ना कि क्योंकि रियासत अपनी फराइज जो है वो अंजाम नहीं दे रही है, जो उसका ऑब्लिगेशन है अपने शहरियों की तरफ वो उसको अंजाम नहीं दे रही, उसकी वजह से जो शहरी हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तों की जिम्मेदारियां भी नहीं निभा रहे हैं। देखिए ये माशरे के अंदर जो लोग होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, जो रियासत का आपस में बड़ा इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है, वो एक दूसरे को शेप करते हैं। तो अब जाहिर है अगर रियासत भी इन चीजों को जो है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि गुर्बत भी बढ़ रही है और लोगों के अंदर जो एक ये कहते हैं खुदगर्जाना रवैये भी, मतलब सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिश रवैये भी तेजी से पनप रहे हैं, जो कि जाहिर है कि एक ये जो कसाद बाजारी है, जो एक तरह से सरमायादारी निजाम के अंदर ये इस किस्म की जो सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस ये रवैये भी पनपते हैं। तो वो हम देख रहे हैं कि ये एक मल्टी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि अब ओल्ड पीपल्स जो है, या तो रियासत उनकी जिम्मेदारी लेती है, और फैमिलीज के अंदर ज्यादातर तो अभी भी पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है कि लोग जो है वो अपने ओल्ड जनरेशन जो उनको संभालते हैं। इसके साथ साथ हम इंक्रीजिंगली देख रहे हैं कि जो बूढ़े लोग हैं उनका ख्याल घरों में नहीं रखा जा रहा, और वो ओल्ड पीपल्स होम की तरफ, ईदी जैसे अदारों की तरफ वो रुजू करते हैं। तो उसके लिए आप सोचने की जरूरत है कि इसको किस तरह से जो फैमिली स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी है कि वो ओल्ड पीपल्स होम जो है उनको इस तरह का बनाए कि जिसमें फरजाना साहब अब एक सवाल यहाँ पर और मेरे ज़हन में आ रहा है, अपने आप को महफूज समझे, बल्कि वो एक नॉर्मल और प्रोडक्टिव लाइफ ओल्ड एज में भी गुजार सके। ठीक है। अच्छा, नई नस्ल के अंदर अगर हम अक्सर बात करते हैं बुजुर्गों के हवाले से, जो गैर जिम्मेदाराना एक रवैया देखा गया है, इस रवैये के हवाले से आप क्या कहेंगी? ये हमारा माशरा जो है वो मगरबी अक़दार को जो है अपनाता जा रहा है, या फिर हम जो एक नॉन सीरियस बिहेवियर अपने देखते हैं बड़ों के लिए आजकल की जनरेशन का, ये मटेरियलिस्टिक हो गए अब हम? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बात यही है कि मगरिब के अंदर भी जिस किस्म का निज़ाम है, सरमायादारी निज़ाम के अंदर जो एक इनफरादियत पसंदी होती है, इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये उसकी जो है वो उसका एक खासा है उस निज़ाम का। जाहिर है हम भी पिछले 75 साल से उसी निज़ाम को यहाँ पे वही आपका एक सरमायादारी निज़ाम है, और उसके साथ कंज्यूमरिज्म भी बढ़ रहा है, लोगों के अंदर जो है वो एक सेल्फ सेंटर्डनेस और एक इंडिविजुअलिज्म भी बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जाहिर है कि फैमिली के जो इंस्टीट्यूशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है। हमारे फैमिली के अंदर आप देखें कि डिफरेंट जो फॉर्म ऑफ वायलेंस है, क्योंकि जो माशरे के अंदर गुर्बत बढ़ती है, लोगों में एहसास बेगानगी पैदा होता है, उससे वायलेंस माशरे में ज्यादा बढ़ता है। और हम ये देखते हैं कि अब हमारे घरों में माएँ तंग आ रही होती हैं तो वो बच्चों को मारपीट कर रही होती हैं, बुजुर्गों के साथ भी मारपीट और उनके साथ भी उनको बुरा भला कहने का जो सिलसिला है वो हम देख रहे हैं कि उसमें इस तरह के रुझानात में इजाफा हो रहा है। तो जनरली आई थिंक एक डिटोरिएशन जो है एथिकल लेवल के ऊपर और एक ह्यूमन लेवल के ऊपर, वो जनरली सोसाइटी जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। साहिबा, आपने फैमिली स्ट्रक्चर की बात की, तो फैमिली स्ट्रक्चर में जो वालिदैन और जो हमारे दादा दादी नाना नानी, वो तो फैमिली का पिलर होते हैं, वो उनसे तो हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको सबक सीखना चाहिए, और वो पिलर्स होते हैं, उनको वो देखकर गाइडेंस लेते हैं
और एक एहतराम का रिश्ता रहता है, उनकी मौजूदगी की वजह से दुआएं रहती हैं, बरकत रहती है फैमिली में। तो ये तो उनका होना तो बड़ा लाजिम और मलजूम है, बजाय इसके कि उनको हम प्रायोरिटाइज करें, हम उनको अगर बोझ समझेंगे तो फिर किस तरह हम माशरे में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। बात तो ये ना, ये तो समझने की बात है ना कि अगर आप जो है ओल्ड जनरेशन को, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आप उनको अपनी जिम्मेदारी समझें तो तब तो वही बात है, आप उनसे सीखेंगे भी, उनके तजर्बात से भी, और फिर उनकी मोहब्बत जो आपको मिलेगी, उनकी जो केयर आपको मिलेगी, जो कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए ये सारे रवैये, ये सारे रिश्ते जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर अब उस चीज की जरूरत जो है उसकी अहमियत खत्म होती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हो रही है, क्योंकि इसीलिए हम देख रहे हैं कि बूढ़े लोग जो हैं वो देहातों में हम देखते हैं वो बेचारे साइड पे पड़े होते हैं, कोई उनको लुक आफ्टर उस तरह से नहीं कर पाते, कोई मजबूरी की वजह से नहीं कर पाते, कोई अपने रवैयों की वजह से नहीं कर पाते। और इसी तरह शहरों में भी हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो नहीं, माँ बाप का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। अगेन वहां पे भी माशी मुश्किलात भी हैं, और दूसरा ये है कि रवैयों की वजह भी है। अच्छा फरजाना साहब, एक सजेशन दें कि एक एडवाइस दें इस यंग जनरेशन को ना, क्योंकि आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं। आई रियली लव टू हेयर यू और लिसन टू यू। सवाल ये है कि इस वक्त जो यंग जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तरबियत उनकी बहुत अच्छी हुई हुई है, अखलाकी अक़दार भी उनके बहुत अच्छे हैं, सेंसिटिव भी हैं, इनसिक्योरिटी भी एक रहती है कि माँ बाप को किसी तरह पैम्पर करके रखना है। लेकिन मौशी हालात ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग दो जॉब्स कर रहे हैं, रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, अपने आप को इसलिए बिजी रखा हुआ है कि अच्छा एक रोजगार और किफालत कर सकें वालिदैन की, लेकिन वालिदैन को टाइम नहीं दे पाते बेचारे। तो इस सूरत हाल में वालिदैन अपने आपको तन्हा समझते हैं, तो दोनों के लिए कुछ बताएं कि मामला ब्रिज का किरदार अदा करे आपके लफ्ज। हाँ नहीं, देखिए बात तो यही है कि दोनों तरफ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्योंकि अब जो यंग जनरेशन के ऊपर जो प्रेशर है, चाहे वो माशी एतबार से है, चाहे वो उनका टाइम जो है उसके एतबार से है, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं अक्सर हम ये देखते हैं कि उनके अंदर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनकी भी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं, वो भी बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा उसको क्लेम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास ज़ाहिर जवानी में उन्होंने सिर्फ अपनी औलाद के ऊपर फोकस किया होता है, उनकी अपनी जिंदगियों में आमतौर पर कोई ऐसे मशगले, कोई ऐसे शुगल, कोई ऐसी चीजें आमतौर पर नहीं होती है। जब वो बूढ़े होते हैं तो उनका बहुत ज्यादा फोकस जो होता है वो अपने बच्चों पे या ग्रैंड चिल्ड्रन पे हो जाता है, और उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों को अपने औलाद की जिंदगी बनाते हैं। हाँ, मुझे ये लगता है कि मतलब ये अब आज की जनरेशन जिसने कल को ओल्ड जनरेशन बनना है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर भी कोई इस तरह की अपनी दिलचस्पियां रखे, चाहे आपको पढ़ने का शौक है या आपको बागबानी का शौक है, या कोई ऐसे मशगले भी अपने साथ उनको रखना चाहिए, उनको इंडल्ज रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करी थी फरजाना बारी साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही एक्टिव और इंटेलेक्चुअल खातून है जो हमेशा कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ग्रूम करती हैं सोसाइटी को। इसी तरह हम बात करें इस वक्त वालिदैन के हवाले से, हमारे उन रिश्तों के हवाले से जो इस वक्त 50 और 60 क्रॉस कर चुके हैं और उसके बाद अब इनकी ज़िंदगी के अंदर रिटायरमेंट प्लान के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ के पास तो रिटायरमेंट प्लान भी नहीं होता। वो पूरी ज़िंदगी जॉब करते हैं, पूरी ज़िंदगी एक रूटीन होता है, और द मोमेंट जब वो किसी जॉब से जो है वो बर्खास्त किए जाते हैं कि अब आप घर पे बैठे हैं, बिल्कुल बिलाल, हमारे ये देखें हमारे पेरेंट्स ने तो फिर भी कुछ हमारे लिए सोच के रखा, बैंक्स या ऐसी जगहों पे जॉब किए हैं जहां से उनको फिर रिटायरमेंट फंड कुछ ना कुछ मिला है, जिसकी वजह से हम लोग किसी तरह सरवाइव करें। लेकिन अब जो हमारी जनरेशन है, हम लोग चाहे मल्टीपल जॉब्स भी कर लें, लेकिन इस तरह के कोई फंड्स या रिटायरमेंट प्लान इस टाइप का कुछ भी नहीं होता हमारे साथ। ये तो वो लोग हो गए जो 80s लेट 80s में पैदा हुए हैं या अर्ली 90s में पैदा हुए हैं, तो उनके इस वक्त मामला ऐसे हैं कि उनके वालिदैन इस वक्त 60 या 60 क्रॉस कर चुके हैं, और उनको ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है इस जनरेशन को ना, कि वालिदैन को वक्त देना है या फिर वालिदैन से कम वक्त मिलता है तो फिर जॉब को ज्यादा टाइम देना। अभी ये फेस कर रही है
ये वाली जनरेशन ना, वी आर दैट जनरेशन। उसके बाद अब एक जनरेशन ऐसी आएगी कि जो बिल्कुल डिजिटल जनरेशन है, हम जब उस एज को पहुंचेंगे तो हमारे पास पता नहीं क्या वो अखलाकी अक़दार होंगे या नहीं होंगे, या हमें टाइम गेन करना पड़ेगा, या हमें खुद को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगले बच्चे किस तरह से बिहेव करेंगे अपने, और हम जब उस एज के अंदर पहुंचेंगे 60s या मिड 70s के अंदर, तो हाउ वुड वी बिहेव, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेना। हमारे साथ दूसरी गेस्ट भी कुछ ही देर में जो है वो हमें ज्वाइन करेंगी, और हम जरा सा बात कर रहे हैं इस वक्त इस रवैये के हवाले से ना, कि जो रवैया इस वक्त इख्तियार किया है यंग जनरेशन ने। कुछ तो ऐसी भी जनरेशंस हैं, बहुत अच्छी बात की फरजाना साहिबा ने, कि वालिदैन नहीं मूव होना चाहते हैं ना, बाहर मुल्क बच्चे बुलाते हैं, वहां पर सेटल्ड होते हैं। अब एक चीज समझिएगा, वालिदैन पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं बच्चे को अच्छी तालीम देने में, अच्छी स्कूलिंग के अंदर, अच्छी कॉलेजिंग के अंदर, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। इन चीज़ों को जब आप फोकस करते हैं, फिर जब यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हो जाता है या मास्टर्स कर लेता है, देन सारी अपनी जमा पूंजी 40-50 लाख रुपए उस बच्चे के ऊपर लगा के उसको बाहर भेज देते हैं कि आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा रोजगार होगा, लाइफ सेटल रहेगी। जब बच्चा वहां पर पढ़ने लगता है, बच्चा सेटल्ड होने लगता है, बच्चा वहां उस माहौल के अंदर रच बस जाता है कि अब अच्छी अर्निंग कर रहा है। उसके बाद होता यह है कि उसके माँ बाप जब बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं तो बच्चा कोशिश करता है कि उनको बाहर बुलाऊं मैं, क्योंकि बच्चा वहां सेटल फिर दोबारा नहीं होना चाहता जहां पे रोजगार के मसले हैं। अक्सर जो फिर माँ बाप नहीं जाते हैं, ना तो वो अपना जो आबाई घर होता है वो छोड़ने को तैयार होते हैं, ना ही वो जो है बाहर सेटल होने के लिए तैयार होते हैं। अक्सर की इस तरह की ट्रेडिशनल थिंकिंग लेकिन होती मैंने है। ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो अपनी जॉब्स को, अपनी चीजों को छोड़कर अपने वालिदैन के लिए आए हैं, अपने वालिदैन को वक्त दिया है, और वो वक्त इतना दिया 5, 6, 7 साल, उसी में उनकी बीमारी है, उसी में उनकी रहलत है वालिदैन की, और वो यहाँ पे सारा वक्त गुजार के फिर या तो यहीं रच बस गए अपनी सारी चीजें वहां छोड़ के, या फिर यहाँ से उठकर फिर वापस कूच कर गए उस देश के अंदर। ये भी बड़ा प्लानिंग वाली चीज है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। हम करते ये हैं, लेट्स सपोज आई एम गोना टॉक अबाउट वेरी सेंसिटिव मैटर ना, कि हम कहते हैं कि बस बाहर का रिश्ता आ जाए, बाहर का रिश्ता आ जाए, बाहर चले जाए हमारा बेटा या बेटी शादी होकर ना, बड़ी माजरत के साथ हम कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक जुदाई होती है, जो एक दूरी होती है ना, जब उस बेटी के या उस बेटे के बच्चे होने लगते हैं, और फिर आप नाना नानी दादा दादी बन जाते हैं, और लेकिन किसी वजूहात की बिना पर बेटी या बेटा नहीं आ सकता कुछ सालों तक, या आपको शक्ल नहीं दिखा सकता, इमिग्रेशन प्रोसेस है, वहां पर रहने का प्रोसेस है। बिल्कुल, वालिदैन की बीमारी के टाइम पर उनको अगर छुट्टी नहीं मिलती बाहर से, या फिर उनके वफात के वक्त पर अगर वो बाहर जो बेटी सेटल हो चुकी है वो नहीं आई जनाजे में, तो वो सारी जिंदगी का एक मलाल रहता है। तो देखिए, हर चीज के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, अच्छे भी और बुरे भी। अब इन दोनों चीजों को आपने सोचना होता है कि आप जो है वो स्टार्ट कहाँ से लेते हैं और उसकी एंडिंग कहाँ पर होती है। हम समटाइम्स ऐसा होता है कि वालिदैन रिटायरमेंट की तरफ जब आने लगते हैं तो रिटायरमेंट कोई प्लान नहीं होता ना, बस वो एक रूटीन होता है, सुबह उठना है वाले साहब ने और फिर जाना है, और फिर जाने के बाद फिर जो है वो वापस आना है और सो जाना है। ये एक जो है वो रूटीन होता है। लेकिन जब वो रिटायरमेंट हो जाती है उनकी, फिर एकदम से पूरा दिन घर में बैठ के खाली होते हैं, तो फिर ये ऐसी चीजों को जो है वो पॉइंट आउट करते हैं, ऐसी चीजों को जो है वो नोट डाउन करते हैं जो पूरा जिंदगी भर हो रही होती है, लेकिन वो ऑफिस में होते हैं इसलिए उनको नहीं पता होती है। तो एक रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए, कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी होनी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, और जितने भी ओल्ड सिटीजन या बुजुर्ग हजरात हैं वो हमारे दिल के बड़े करीब हैं। बिल्कुल, और उनको बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही है जिन्होंने आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, और अब उनको जरूरत है कि अब आप उनका हाथ पकड़ें और उनके बिल्कुल शाना बशाना चलें। रिक्वेस्ट है जो बुजुर्ग हजरात हैं, अपनी कोई ना कोई एक लाइफ की मसरूफियत ढूंढे। पुराने जमानों के अंदर जो बूढ़े लोग हो जाते थे वो एक मसरूफियत ढूंढते थे, सुबह सुबह उठते थे, पार्क में जाते थे, या सुबह सुबह जॉगिंग करते थे, नमाज पढ़ते थे, और फिर कुरान पाक पढ़ते थे, और फिर कोई ना कोई एक्टिविटी होती थी। वो एक्टिविटीज ढूंढे, आप खुद ब खुद इस जनरेशन के साथ इंडल्ज हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत मैंने ज्ञान बांट लिया है और खत्म हो गया है, और ये एक वीकेंड है, और वीकेंड के ऊपर हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब वीकेंड से वापस आएंगी मंडे को इंशाल्लाह, तो एक तो मुहर्रम और हराम का महीना शुरू हो चुका होगा, बड़ा अकीदत वाला महीना है, खास तौर पे मुसलमानों के लिए अगर बात की जाए तो वैसे भी अकीदत है, और जो गैर मुस्लिम है
उनके लिए भी ये मजे की बात है कि अकीदत वाला महीना है, इसमें शोरो गुल, हंसी मजाक और बहुत ज्यादा कहके लगाना मेरी नजर में तो खैर मायूब है। और आप भी अपने अपने अकीदत के मुताबिक एहतराम के साथ इस महीने को और जब इंशाल्लाह महीने में वापस आएंगे, बिल्कुल पहला मुहर्रम हमारा बिल्कुल न्यू ईयर है, एक तरह से अच्छे साल का, नए साल का आगाज अच्छे तर्ज अमल से कीजिए और दूसरों को खुश रखिए और खुशियां बांटिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे, मेरी पूरी टीम को, मेरी प्यारी सी को होस्ट को इजाजत दीजिए। ढेर सारी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।